हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या है ये मैं पहले बताऊंगा थोड़ा सा, उसके बाद में इसकी एप्लीकेशंस बताऊंगा। और याद रखना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें से आपको एंट्रेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या है? देखो, मैंने आपको बताया था कि जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है तो लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है जो मेटल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेटल क्या क्या कर सकता है, वही इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है, यानी ये नेगेटिव चार्ज कैसे न्यूट्रलाइज होता है। तो हमने पढ़ा था इससे पहले कि ये तब न्यूट्रलाइज होता है जब लिगेंड्स की बात अगर हम करेंगे, लिगेंड जब इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड अगर ये रहा तो ये इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसी तरह से अगर वहां पे पाई बैक बॉन्डिंग बनती है तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन होगी। ठीक है, इस तरह से मेटल खुद भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, और मेटल के पास में दो तरह के साधन हैं, एक इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा डिक्रीज इन नंबर ऑफ लिगेंड्स या कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो इन चार तरीकों से ये न्यूट्रलाइजेशन होती है। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। क्या देखेंगे? एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशन सबसे पहले हम देखेंगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं हमारे पास में वो एलिमेंट्स जिनमें डी सबशेल में 0 इलेक्ट्रॉन हो या डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हमारे पास में कैल्शियम है, जिंक है, या मरकरी वगैरह, या बाकी पी ब्लॉक या एस ब्लॉक। ठीक है, एलिमेंट्स पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक, और वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो या 0 इलेक्ट्रॉन हो, उनको हम कहते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ में है ना? अब इन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या करता है? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इसकी एप्लीकेशन है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड या एनालाइज बोलूंगा मैं, अंडरस्टैंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये याद रखना, इन कॉम्प्लेक्सेस की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ये हमें बता देता है कि इसमें कैसे आ जाती है। सबसे पहले जो मैं पॉइंट लूँगा यहाँ पे वो मैं दिखा दूंगा आपको कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में या नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कहा ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जब सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा। डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर, तब भी स्टेबलाइजेशन होगी, यानी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। पाई बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिगेंड से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट की बेसिस पे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज मेरे पास में 3 कॉम्प्लेक्सेस है। एक कॉम्प्लेक्स है सोडियम हेक्साएक्वो, ठीक है, और इसके ऊपर आएगा +1 चार्ज। दूसरा है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है ये, ठीक है, हेक्साएक्वो बोलूंगा मैं इसको, हेक्साएक्वो। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो पूरा चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज ही बचेगा सोडियम का, जो इसके ऊपर आ जाएगा। इस तरह से मैग्नीशियम के ऊपर Mg2 रहता है ना, Mg2 पॉजिटिव, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं। इस तरह से यहाँ पे एल्युमिनियम H2O, हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स, और यहाँ पे 3 पॉजिटिव। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, तो आप बोलेंगे एल्युमिनियम का।
तो एल्युमिनियम लिगेंड्स को अच्छी तरह अट्रैक्ट कर पाएगा, और इसके ऊपर अगर लिगेंड्स के थ्रू यानी वाटर के थ्रू इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता भी है तो ये नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रलाइज करेगा। कैसे न्यूट्रलाइज करेगा? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। तो मैं ये बोलूँगा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा तो न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा, न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में स्टेबल कौन है तो आप बताएंगे ये एल्युमिनियम वाला कम्प्लेक्स, उसके बाद में मैग्नीशियम, उसके बाद में सोडियम। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अब मैं अगर दो कम्प्लेक्सेस ले लूँ, सपोज एक कम्प्लेक्स है मेरे पास में एल्युमिनियम H2O6 यानी हेक्सा एक्वा एल्युमिनियम, इसके ऊपर भी 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एक कम्प्लेक्स है एल्युमिनियम और यहाँ पे NH3 6 टाइम्स, यहाँ पे 3 पॉजिटिव। दोनों कॉम्प्लेक्सेस में 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट लिया, यहाँ पे मैं कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लूँगा, वो मैं समझा दूंगा। देखो दोनों में ये 6 लिगेंड न्यूट्रल है, ये भी 6 लिगेंड न्यूट्रल है। लेकिन जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो मैं बोलूँगा ये वाला ज़्यादा स्टेबल है इससे। अब क्वेश्चन बनता है क्यों? देखो यहाँ पे एल्युमिनियम का वाटर के साथ में बॉन्ड है ना, वाटर इसके साथ में ऐसा बॉन्ड है। यहाँ पे एल्युमिनियम का अमोनिया के साथ बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो लिगेंड है वो है अमोनिया, यहाँ पे लिगेंड है वाटर। अब इन दोनों में यहाँ पे अटैच है इसके साथ में ऑक्सीजन, यहाँ पे अटैच है नाइट्रोजन। और आप सबको मालूम है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, ये कम खींचेगा। तो देयरफॉर दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस। तो ये जो दूसरा कंसेप्ट है ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा यानी En ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। लेकिन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ऑफ लिगेंड। समझ में आया ना? ऑफ लिगेंड। यहाँ तक क्लियर है? शाबाश। अब और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रखेंगे लिगेंड्स की, कुछ और देखेंगे इसमें। देखो मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स है सोडियम H2O6 टाइम्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है सपोज, दूसरा है KH2O6 टाइम्स, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे रुबिडियम है H2O6 टाइम्स, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन तीनों में ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? शाबाश। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है मेटल्स का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिगेंड्स इज सेम। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यहाँ पे सोडियम छोटा एटम है, पोटेशियम इससे बड़ा, ये आयन है, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज, और रुबिडियम इससे बड़ा। तो यहाँ पे जो साइज है, साइज इंक्रीज हो रहा है। जब साइज बड़ा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको आप कहते हैं Z इफेक्टिव, वो कम हो जाएगा। यानी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो पुल होगा वो कम होगा, या मैं बोलूँगा लिगेंड्स के ऊपर जो पुल होगा वो कम होगा। जितना साइज छोटा होगा, साइज जितना छोटा होगा उतना Z इफेक्टिव बड़ा होगा। तो मैं ये कहूँगा कि Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। समझ में है ना? और जितना साइज छोटा होगा उतना न्यूक्लियस का यानी सेंटर का यानी पॉजिटिव चार्ज का बाहर वाले शेल्स पे असर ज़्यादा होगा। समझ में आया ना? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे असर ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे साइज छोटा है, यहाँ पे साइज इससे बड़ा है, यहाँ पे साइज इससे बड़ा है। ये वाला कॉम्प्लेक्स
इस पे लिगेंड्स के ऊपर जो अट्रैक्शन होगी, ये पुल होगा, वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे इससे कम। तो मैं बोलूँगा फिर ये ज़्यादा स्टेबल है, ये इससे ज़्यादा स्टेबल, ये इससे ज़्यादा स्टेबल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब इसके ऊपर ज़्यादा है, इसके ऊपर कम, इसके ऊपर और कम। तो इसका मतलब जिसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उसके ऊपर न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा, है ना। साइज कम, जेड इफेक्टिव ज़्यादा, न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, ये याद रखना, ठीक है। अब और एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो है यहाँ पे लिगेंड्स के ऊपर। देखो मैं लूँगा एक कॉम्प्लेक्स, ये समझ में आया ना, ये साइज के ऊपर है ये वाला कॉम्प्लेक्स। अब हम लेंगे बेरिलियम H2O, ये है 4 टाइम्स और यहाँ पे 6 टाइम्स, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे मैंने दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाया बेरिलियम H2O, लेकिन यहाँ पे लिगेंड सिर्फ 4 है, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज। चार्ज सेम है, लिगेंड सेम है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कम होगी, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे बेरिलियम को मिलेंगे 6 लिगेंड्स के थ्रू 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बेरिलियम को मिलेंगे 4 लिगेंड्स के थ्रू सपोज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोलूँगा मैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो यहाँ पे बेरिलियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम आएगा, यहाँ पे बेरिलियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो होगा किसके ऊपर, ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। समझ में आया ना, सेंट्रल के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होगा। क्लियर। तो अगर इतना समझ में आ गया तो इसकी बेसिस पे हम इजीली समझ सकते हैं कि जिसके ऊपर, जिस सेंट्रल मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम आ जाएगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फिर मैं बोलूँगा यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन। क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है और एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना, ये एक्सप्लेन किससे होते हैं, ये एक्सप्लेन होते हैं इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से। देखो मेरे पास में कैल्शियम का एक कॉम्प्लेक्स है और सपोज जिंक का एक कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव। इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है सीडो नोबल गैस, सीडो नोबल गैस। देखो नोबल गैस और सीडो नोबल गैस में क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब रहता है जब आप जो वैलेंस शेल रह जाता है, या मैं बोलूँगा जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे तो उसको मैं बोलूँगा ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसको मैं बोलूँगा सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग कम होती है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। इसमें शील्डिंग क्या होती है, शील्डिंग कम होती है, जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वो ज़्यादा रहेगा। समझ में है ना। तो इतना याद रखना, वो ज़्यादा रहेगा। ये हो गया। अब हम आते हैं वापस इनकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन है वो हम करेंगे अब इन पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे, ठीक है। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में देखेंगे कैसा है। देखो सबसे पहले जो पहला एप्लीकेशन इसका ट्रांजिशन मेटल्स में है वो है, ये हमें मदद करता है कि हम कैसे देखेंगे किसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा, किन एलिमेंट्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। सो मैं ये कहूँगा इट हेल्प्स इन
डिड्यूसिंग है, डिड्यूसिंग या एनालाइजिंग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। सपोज मेरे पास में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इन डिफरेंट एलिमेंट्स में लूँगा मैं सबसे पहले स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये मेरे पास में 10 एलिमेंट्स आ गए 3D सीरीज के। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट रखता हूँ मैं सेम 2+2+2+2+2+। समझ में आया? अब अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, इसमें रहेंगे डी सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें रहेंगे डी सब शेल में 2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9 और D10, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे इस साइड में जो मेटल रहेंगी, इस साइड में जो मेटल रहेंगे वहाँ पे मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, इस साइड में जो मेटल रहेंगे इनमें मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे, ऐसा मैंने दिखा दिया। अब जब मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगेंड के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, और मेटल के ऊपर भी अब इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा वो रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर? इतना याद रखना, यहाँ पे रिपल्शन कम, यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा। अब देखो ये ज़्यादा रिपल्शन होगा तो ये ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस यानी ज़्यादा लिगेंड्स को नज़दीक आने नहीं देगा, इसमें ज़्यादा लिगेंड्स नज़दीक आ सकते हैं क्योंकि इसमें रिपल्शन कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कम हो जाएगा, यानी ये कम लिगेंड्स के साथ में बॉन्ड बनाएगा, ये ज़्यादा लिगेंड्स के साथ में बॉन्ड बनाएगा। जब हम यहाँ पे देखते हैं ना ये सीरीज़ 3D सीरीज़, जब हम इसको गौर से देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो एलिमेंट्स आते हैं यानी स्कैंडियम से लेके आयरन तक जो एलिमेंट्स आते हैं यहाँ तक, ठीक, इनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहाँ पे ज़्यादा होगा। लेकिन जब आप इधर जाते हैं यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो रिपल्शन ज़्यादा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ज़्यादा होता है। और कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी बनाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दोनों तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। क्लियर? ये बात याद रख लेना। ये होगा एक पॉइंट। दूसरा, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा, ये हमें और भी एक मत कर, सपोज हमारे पास में एक ही मेटल है और उस मेटल में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में किस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट होगा। देखो मैं समझाता हूँ, मैं ऐसे लिखूंगा, इट हेल्प्स टू एनालाइज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो मैं समझाता हूँ आपको। सपोज मेरे पास में सिल्वर है, ये Ag, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। मेरी बात समझ लेना, सिल्वर के ऊपर जो चार्ज आएगा वो +1 भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है, +3 भी आ सकता है। जब सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज आता है तब उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी जब लिगेंड जो जुड़ जाते हैं वो 2 जुड़ जाते हैं, ये प्रेफर करता है कोऑर्डिनेशन नंबर 2। लेकिन जब चार्ज ज़्यादा रहता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक चला जाता है। जब +3 में रहता है सिल्वर तब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चला जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना इसके ऊपर न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होगी, यानी उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा लिगेंड्स को न्यूट्रलाइज यानी लिगेंड्स के दिए हुए इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। समझ में आया? तो ये हो गया
एक पॉइंट और, दूसरा पॉइंट जो हमें मदद करता है, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे, तो हम उसके बेसिस पे भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वो एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। तो मैं बोलूँगा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी of complexes on the basis of मैं बोलूँगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। देखो मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब बढ़ती है? मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये याद रखना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना साइज ज़्यादा होगा उतना उसकी ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। क्लियर? और जितना जेड इफेक्टिव, मैं बोलूँगा जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा उतना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी उतना उस मेटल में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की या इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। क्लियर आया ना समझ में? शाबाश। अब देखो यहां पे मैं लेता हूं कॉम्प्लेक्स एक ही ग्रुप की, वो ग्रुप कौन सा है? मैं लूंगा वो सपोज निकल वाला ग्रुप, निकल है ना, निकल, ये मैं लूंगा +2। निकल के नीचे क्या है? प्लेडियम भी लूंगा मैं +2 में, +2, और प्लेटिनम भी लूंगा मैं +2। अब अगर आपसे ये कोई पूछे कि इसका भी कॉम्प्लेक्स है, इसका भी कॉम्प्लेक्स, सपोज इनका क्लोरीन के साथ में कॉम्प्लेक्स है, 3 कॉम्प्लेक्सेस, कौन कौन सा? निकल क्लोराइड टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड। आपसे कोई ये पूछे कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो हम इजीली समझा सकते हैं। देखो इसमें डाउन द ग्रुप क्या होता है, इस डी ब्लॉक में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। यहाँ मैं बोलूँगा ऐसा, अगर हम ऐसे जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो जेड इफेक्टिव, ये आप देख लेना बुक पे भी, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग कम होती है ड्यू टू डी एंड एफ सबशेल्स। अब अगर जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो मैं बोलूँगा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती। तो मैं ये कहूँगा कि प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू प्लेडियम, प्लेडियम का ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू निकल। ये याद रखना, ये भी एग्जाम में आ ही जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अब और एक बात समझाता हूँ आपको। अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया NaCl6 और यहाँ पे 4 नेगेटिव, Cl पे रहता है 1 नेगेटिव चार्ज, एक क्लोरीन पे, 6 पे कितने रहेंगे? 6 नेगेटिव। तो यहाँ पे लेकिन 4 ही बचे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 नेगेटिव में से अगर 4 बचे तो किसी ने 2 नेगेटिव गायब किए, और वो किसने किए हैं? निकल ने, यानी निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगा फिर +2। तभी तो ये 2 नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेगा। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास में निकल F6, ठीक है, और यहाँ पे 4 नेगेटिव, ये 2 कॉम्प्लेक्स है। अगर आपसे ये कोई पूछे इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप क्या कहेंगे? शाबाश। देखो यहाँ पे भी लिगेंड 6 है, यहाँ पे भी लिगेंड 6, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 4, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 4, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन है। अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका मतलब निकल का और फ्लोरीन का जब बॉन्ड बनेगा इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, ये ज्यादा खींचेगा, जबकि निकल और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है
उसमें क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा नहीं खींच सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू इसकी न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी इसकी ही ज़्यादा होगी। समझ में आया ना? शाबाश। अब मैं आपको और एक कम्प्लेक्स दिखाता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे पास में NiF6 है। ये समझ में आया ना ये वाला? आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके लिगेंड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये नेगेटिव चार्ज को इसके ऊपर से ख़त्म करेंगे। समझ में आया ना? यहाँ पे ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो कम न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। अब हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स है NiF6 4 नेगेटिव और NiCN 6 नहीं लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा मैं सपोज 4 लिखूंगा मैं, NiF4 4 नेगेटिव, और यहाँ पे लिखूंगा मैं NiCN 4, ये 2 नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव। मेरी बात समझ लेना, मैं जो कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये मैं समझा रहा हूँ, बाकी ये समझ में आ जाएगा आपको, एग्जाम में इजीली कर सकते हैं बाद में। ये कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स में दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है? शाबाश। इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेशन है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेशन है। तो अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं, मैं बोलूंगा ये वाला ज़्यादा स्टेबल, ये वाला CN। क्यों CN ज़्यादा स्टेबल? क्योंकि निकल का और CN का जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पे CN ट्रिपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड N। समझ में आया ना? तो यहाँ पे निकल का फ्लोरीन का जो बॉन्ड है ये है NiF। ये बात याद रख लेना। जब आप किसी ऐसे एलिमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं जिसके ऊपर पाई बॉन्ड हो, तो समझ लेना कि वो आपके साथ में भी, यानी मेटल के साथ में भी पाई बैक बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्डेड लिगेंड्स रहते हैं, पाई बॉन्डेड लिगेंड्स की खासियत ये रहती है कि वो बैक बॉन्ड बना सकते हैं। एंड दिस पाई बैक बॉन्ड न्यूट्रलाइजेशन, बैक बॉन्ड जो बनता है यहाँ पे, इसकी न्यूट्रलाइजेशन, मैं इसको बोलूंगा पाई न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलूंगा मैं इसको? पाई न्यूट्रलाइजेशन। इट इज फार मोर बेटर देन सिग्मा न्यूट्रलाइजेशन। सिग्मा यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू जो न्यूट्रलाइजेशन होती है, ये याद रखना। इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होगी, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कम होगी। देयरफॉर NiCN4 इज मोर स्टेबल देन NiF4 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज इतना ही, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।